दो सबसे बड़े राजदार आसाराम के खिलाफ सबूतों का भंडार अब जमा करा रहे हैं। रसोइया प्रकाश पूछताछ में पहले ही कबूल कर चुका है कि आसाराम पीड़िता के साथ पहले भी दुराचार करने के मकसद से कई शहरों में आश्रमों में जाल बिछा चुके हैं। वहीं छिंदवाड़ा गुरुकुल के डायरेक्टर शरद चंद्र से भी पुलिस को आसाराम की करतूतें उजागर करते हुए कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस की ये कोशिश तब तक अधूरी है जब तक आसाराम की सबसे बड़ी राजदार शिल्पी नहीं मिल जाती है। लिहाजा शिल्पी को पकड़ने के लिए जोधपुर पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाई हैं और उसे छिंदवाड़ा के गली मोहल्लों से लेकर छिंदवाड़ा के हर कोने में तलाशा जा रहा है। लेकिन बीच बहस में ये सवाल अभी भी राज बना हुआ है कि शिल्पी आखिरकार कहां है, वो शिल्पी जिसके सीने में दफन है मणई आश्रम की उस रात के आसाराम के दुराचारों की काली कहानी। नाबालिग से दुराचार के आरोपी आसाराम के ये 3 वफादार चेहरे अब आसाराम के लिए ही जी का जंजाल बन बैठे हैं। आसाराम के इन 3 राजदारों से जोधपुर पुलिस हर वो राज उगलवाना चाहती है जिसके जरिए आसाराम का जेल में पक्का ठिकाना बन सके। इसी सिलसिले में पुलिस शरद चंद्र को लेकर छिंदवाड़ा के उसी गुरुकुल पहुंची जहां का वो डायरेक्टर था। छिंदवाड़ा गुरुकुल के कमरा नंबर 102 में पुलिस ने घंटों शरद से पूछताछ की। सूत्रों से पक्की खबर है कि पुलिस को शरद से कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वो दस्तावेज जिसमें दर्ज है आसाराम के काले कारनामों की काली कहानी। इधर पुलिस की एक टीम आसाराम के रसोइये प्रकाश को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है। प्रकाश ने कबूला है कि आसाराम पीड़ित लड़की से अहमदाबाद समेत कई शहरों के आश्रम में पहले भी मिल चुके थे, लेकिन लड़की ने आसाराम के सामने सरेंडर नहीं किया। इस काम के लिए आखिर में शिल्पी और शरद को लगाया गया और दोनों ने लड़की को झाड़ फूक कराने के बहाने जोधपुर के मड़ई आश्रम भेज दिया। आसाराम के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस के सामने कई अहम खुलासे कर रहे हैं। पुलिस के सामने पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि आसाराम उस पीड़िता से कई आश्रमों में मुलाकात कर चुके हैं। ये प्लान पहले ही बन चुका था, इसीलिए शरद और शिल्पी ने उस पीड़िता को जोधपुर भेजा था। फिलहाल पुलिस शरद और प्रकाश को उन जगह आश्रम में लेके गई है जहाँ पे आसाराम ने पीड़िता से मुलाकात की थी। शिल्पी से नहीं हुई है, मेरी बात होती है हमेशा बाबा को बदनाम करने का झूठा साजिश है। आसाराम को बेगुनाह बताने वाले रसोइये प्रकाश ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब रसोइये प्रकाश का सबसे बड़ा खुलासा भी सुनिए। आसाराम महिलाओं और लड़कियों को हाथ लगाते और छूते हैं। ये महिलाएं आसाराम की श्रद्धालु रही हैं। श्रद्धालु उन्हें भगवान जैसा मानते हैं, इसलिए आसाराम के इस काम को कोई भी गलत नजरिए से नहीं देखता था। इस पर न ही महिलाओं ने आपत्ति जताई, न ही दूसरे सेवादारों ने। शरद और प्रकाश से लगातार राज उगलवा रही जोधपुर पुलिस को शिल्पी की तलाश भी शिद्दत से है। सूत्रों से पक्की खबर है कि शिल्पी छिंदवाड़ा में ही है और पुलिस की 4 टीमें उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही है। शिल्पी को भी आज ढूंढेंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल, शिल्पी भी है जो भी अरेस्ट हुई है इस मामले में। बिल्कुल, शिल्पी भी है जो भी अरेस्ट हुई है इस मामले में। शिल्पी की अग्रिम जमानत पर 25 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इससे पहले ही शिल्पी को गिरफ्तार करके रिमांड मिले। अगर पुलिस शिल्पी पर शिकंजा कसने में कामयाब रही तो यकीनन जोधपुर पुलिस का ये दांव आसाराम को सजा दिलाने में ताबूत में लगी आखिरी कील की तरह साबित होगा और आसाराम की बचने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, क्या आसाराम के साथ ये घटना पहली नहीं है? इससे पहले भी वो लड़कियों को छूते रहे हैं। आपने सुना यहाँ पर अब क्या आ रहा है, जनता के सामने यही सवाल आ रहे हैं। उनके जो रसोइये हैं प्रकाश, उन्होंने भी यही बात कही है, पुलिस के सामने कबूला है कि ये पहली घटना नहीं है। वो छूते थे लड़कियों को, महिलाओं को, लेकिन भक्त उन्हें भगवान समझते थे और भगवान कभी गलत नहीं होता था, ये सोचते थे वो। तो बीच बहस में मुद्दा आखिरकार यही है कि शिल्पी कहाँ है, और साथ ही साथ बड़ा सवाल यही है कि क्या पर्वर्ट थे
आसाराम। हमारे साथ इस बीच बहस में जुड़ने के लिए महेंद्र चावला जी हैं, जो कि पूर्व पर्सनल असिस्टेंट है नारायण साईं के, जो कि आसाराम के बेटे हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, जाने माने एडवोकेट, जुड़ रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता की हैसियत से हैं या फिर आसाराम के फॉलोअर माने जा सकते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं। आज सुनेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि अक्सर थोड़ा सा इधर उधर उनके जो बयानात हैं वो बदलते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट जी। मैं सबसे पहले स्वामी अग्निवेश आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की बातें आप खुलकर आ रही हैं सामने, उनके रसोइये ने ये बात को कबूला है कि ये पहली घटना नहीं है। महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को छूते थे, टच करते थे आसाराम, लेकिन वो भगवान समझते थे। उनको लगता था कि भगवान गलत नहीं हो सकते हैं, तो बार बार ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते चले गए। वो तो भला हो इस लड़की का, इस साहसी बच्ची का, जिसने आवाज उठाई आसाराम के सामने। आपको लगता है वक्त आ गया है कि और भी जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको आसाराम के सामने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चल कि जिस प्रकार से 16 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाई है और उसके माता पिता ने भी उसके पीछे खड़े होकर के जो साहस दिखाया है, उनको धमकियां मिली और सब कुछ, उसके बावजूद वो अड़े हुए हैं और इसकी पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस लड़की के साहस से और भी तमाम लड़कियों को साहस मिलेगा, जिनके साथ इस प्रकार का दुराचार का काम किया है आसाराम ने। और एक एक करके, परत दर परत, और ये शरद और प्रकाश जब उगलना शुरू किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही शिल्पी भी गिरफ्तार होगी। ज़्यादा बच नहीं सकती, कोई कोर्ट उसको अग्रिम जमानत नहीं देगा। और उसके बाद फिर देखेगा कि इनके सारे कच्चे चिट्ठे खुलते चले जाएंगे। आसाराम को अपने पाप की सज़ा मिल के रहेगी और सारी देश और दुनिया देखेगी कि किस तरह से एक धर्म के चोले में एक पापी, एक ऐसा व्यक्ति जो दुराचार कर रहा था अपनी बेटी और पोती के बराबर की बच्चियों के साथ लगातार कितने सालों से, जिसके आश्रम में बच्चे मर जाते थे तांत्रिक क्रिया की, और वो वाघेला परिवार भी इंतजार कर रहा है कि सख्त सजा मिले इसको उसके आश्रम के, वहाँ पर मोटेरा आश्रम जो गुजरात अहमदाबाद के पास है। इस प्रकार तमाम आश्रमों में जो आजकल छानबीन हो रही है, कितने अवैध कब्जे इन्होंने किए हुए हैं, उन सारे आश्रमों की भी पोल निकलेगी। और एक बड़ा खुलासा, और मीडिया की सजगता की वजह से ये बच करके नहीं जा सकता। एक एक इंच में मीडिया ने इसके ऊपर अपने कैमरे टिकाए हुए हैं, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सफल जनता के बीच में और देश और दुनिया के सामने इसका खुलासा हो रहा है। इससे बाकी लोगों को भी चेतावनी मिलेगी कि तुम्हारे काले चिट्ठे यदि कहीं हैं तो खुद आकर के बताओ, माफी मांगो, वरना वक्त आने पर तुम्हारे पीछे भी इसी प्रकार की जांच की कार्रवाई होगी। सुना आपने अखिलेश जी क्या कहा स्वामी अग्निवेश ने, कि धर्म का चोला पहनकर पाप कर रहे थे, ध्यान की कुटिया में समर्पण करा रहे थे, और अब बात निकलनी शुरू हुई है, परत दर परत सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। फिर भी आप सपोर्ट करते रहिएगा आसाराम का? देखिए, अभी स्वामी अग्निवेश जी जो बोल रहे हैं, और ये एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एलिगेशन लगा हुआ है, अदालत में उसकी जांच चल रही है और अभी तक उसका जांच का निर्णय नहीं आया है। और इस प्रकार से डायरेक्ट आप किसी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के निर्णय दे देना, ये दुखदाई है। आप न्यायपालिका में भरोसा करते हैं? अगर भरोसा करते हैं तो क्यों नहीं इंतजार कर रहे कि कोई फैसला आए? क्यों बार बार गवाहों को धमकियां दी जा रही हैं? क्यों पीड़िता के परिवार में फोन करके कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क से फोन आ रहा है कि हम मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्यों भक्त पहुंच रहे हैं शाहजहांपुर और वहां पर बच्ची का एक सर्टिफिकेट निकलवाने की कोशिश की जा रही है उसके, और वहां पे प्रिंसिपल को डराया धमकाया जा रहा है? अगर न्यायपालिका में भरोसा है तो ये सब क्यों कर रहे हैं? मीडिया कवरेज पर बैन क्यों चाहते हैं अखिलेश जी? देखिए मैडम, पूछिए कि शिल्पी क्यों बच रही है, हवा बनाया गया है। शिल्पी अगर क्यों कोई बच रही है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, स्वामी अग्निवेश जी का बहुत वैलिड पॉइंट है, शिल्पी क्यों बच रही है? सामने आके जांच में सहायता क्यों नहीं कर रहे लोग? जोधपुर पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि शिल्पी हमारे रडार पर है, जब हमको आवश्यकता होगी तो हम शिल्पी को बुला लेंगे। तो जब अभी पुलिस ढूंढ रही है, और मीडिया में जिस प्रकार से बोला जा रहा है को गायब हो गई,
तो पुलिस बतावे कहां गायब हो गई ना। चलिए, पूरा का पूरा मामला पुलिस पर डाल दीजिए, लेकिन बाकी सवालों के क्या जवाब है आया हुआ है उसका रुख कर लेते हैं। जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा पाकिस्तान से खबरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे जिस तरह से वरिष्ठ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, अब आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अग्निवेश जी ने भी बोला और जिस तरह से सच की परतें अब धीरे धीरे से खुल रही हैं, चक्रपाणी जी आपको लगता है कि वक्त आ गया है? आप तो बहुत पहले संत कहते थे, संत आसाराम बापू की, जिस धर्म का चोला, ये शब्द इस्तेमाल किया अग्निवेश जी ने, धर्म का चोला पहना हुआ था स्वामी उन्होंने, आसाराम बापू ने। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र स्वामी अग्निवेश जी महाराज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी संत का चोला ओढ़े हुए हैं अभी आसाराम बापू जी पे, और मैं इनसे आशा करूंगा कि कम से कम मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि धर्म का चोला इन्होंने भी ओढ़ा है। क्योंकि संत आसाराम बापू जी पे आरोप लगे हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से ये उसको बलात्कारी और पापी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आरोप सिद्ध ना हो चक्रपाणी जी, इसकी पूरी कोशिश भी तो की जा रही है। हाँ, समस्या तो ये है। नहीं, देखो, ऐसा हर व्यक्ति को पक्ष दिया जाता है, पक्ष या विपक्ष, अगर जो उनको आरोप सिद्ध, अगर जो वो सिद्ध करने का प्रयास नहीं करे तो क्या कहते कि हाँ हमें आज फांसी चढ़ा दो। सवाल इस बात का नहीं, जो विद्यालय की आप जिक्र करी थी, विद्यालय में वो सब उनके जो समर्थक थे वो जाकर के सर्टिफिकेट ले रहे थे, तो अधिकार है। उन्होंने आरटीआई में कहा कि आरटीआई में नहीं, ये तो आप लोग बना के कह रहे हो। देखो, अब देखो एफआईआर दर्ज हो गई है भाई, प्रिंसिपल ने बोला एफआईआर तो अब किसी भी करवा दो। प्रिंसिपल ने बोला यहाँ पर आए, हंगामा किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि धमकियां दे रहे हैं। ये आसाराम बापू जी पे भूकंप नहीं आ रहा, भूकंप आप जैसे एनसीआर में इसीलिए आ रहा है और पूरे देश में आ रहा है कि ऐसे संतों पे जो इल्जाम लगा रहे हैं इसको आना ही आना है। माफ कीजिएगा अगर ये शब्द और ये परिभाषा आप इस्तेमाल करेंगे चक्रपाणी जी, तो आप किस बात के संत हुए? आप ये कह रहे हैं आप संतों की सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नहीं, आप आरोप लगने से किसी को वो नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, आपने अभी ये कहा कि इसलिए भूकंप आ रहा है दिल्ली एनसीआर में क्योंकि संतों पर आरोप लग रहे हैं। आप उनके जीवन में भूकंप की बात कर रही है, आप उनके जीवन में भूकंप की क्यों बात कर रही है? वो जीवन में, सबके जीवन में भूकंप आ रहा है और इसका कारण यह है कि गलत दिखाना। आप लोग गलत दुष्प्रचार, एक संत के बारे में गलत दुष्प्रचार अभी साबित भी नहीं हुआ, कोर्ट में चल रहा है, आप लोग ट्रायल कर ले जा रहे हैं, उनके जीवन में भूकंप और इस तरह के शब्दों का प्रयोग आजकल आप लोग कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपको भी अपने शब्द वापस लेने चाहिए। चावला जी, स्वामी चक्रपाणी जी ने भी कहा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आसाराम बापू पर आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आप लोग भारत की 125 करोड़ जनता में से किसी को भी लेश मात्र संशय है, स्वामी चक्रपाणी को संशय है या किसी भी सभा, महासभा, संस्था, महासंस्था को अगर संशय है, उनको अगर ये लगता है कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं और आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आरोप लगाने वालों का आप लोग नार्को टेस्ट करा लीजिए या फिर आसाराम बापू और उसके बेटे का नार्को टेस्ट कराइए, सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। ये इतने समय तक चलने वाली बहस नहीं है। ये तो स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ स्वामी चक्रपाणी जी से, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, आप जैसे लोग आसाराम बापू का नार्को टेस्ट या तो इस तरह का कुछ करने के लिए आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते हैं? सत्य जानने के लिए। देखो, ऐसा अगर हमारे करने से होता, मैं तो पहले से जब आप आसाराम बापू का फेवर कर सकते हैं, फेवर में सत्य का कर रहा हूँ, फेवर सत्य का कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति का फेवर कर रहे हैं जिस पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। एक ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसमें बलात्कार के आरोप लगे हैं। ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जिससे 15 साल से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति से 15 साल आपने उनका नमक खाया है। हमने उनका नमक नहीं खाया है, हमने उनको कमा कर खिलाया नहीं रहा हूँ। आप उनके सेक्रेटरी रहे हैं। चक्रपाणी जी, आप किस कारण से किस आप समझिए, आप सुनिए। जहाँ तक जांच की बात है वो तो जांच होनी चाहिए, जांच चल रहा है। सुनिए, लेकिन मीडिया ट्रायल करना ये हमें नहीं लगता किसी तरीके से। चक्रपाणी जी सुनिए, 15 साल तक साथ में रहे हैं। मैं आपसे चावला जी ये सवाल पूछना चाहूंगी, जो अब रसोई उनके प्रकाश ने बातें कही हैं, उनका ये कहना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार एक तरह से हैबिट देखा जाए, आदत देखा जाए आसाराम की भी और उनके बेटे नारायण साईं की भी थी कि वो लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनको गलत तरीके से छूते थे। आपने अपनी आंखों से ये देखा, आप वहां पर विटनेस रहे, ये सब चीजें देखी। बताइए चक्रपाणी जी। मैं चक्रपाणी जी बताएं। हाँ, चक्रपाणी जी को बताएं जी। मैंने नारायण साईं को मेरी आंखों से कई बार लड़कियों के यूं हाथ पकड़ के यूं घुमा के यूं डांस करते हुए, जैसे आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा ना, यूं डांस करते हैं। मैंने कई बार नारायण को इस तरीके से आसाराम के बेटे को डांस करते हुए देखा है
और आपको ऐसी घटना मैं बताऊं, अरे नारायण दत्त तिवारी को पूरा देश देखा है। अरे स्वामी जी, नारायण दत्त तिवारी को छोड़, आप राजनीति, नारायण दत्त तिवारी जी को माफ कीजिएगा, अगर चक्रपाणी जी, अगर आप नारायण दत्त चक्रपाणी जी अपना केस हार जाएंगे अगर नारायण दत्त तिवारी के साथ कंपेयर करेंगे। आप ये बताओ, इन्होंने नारायण दत्त तिवारी के साथ आप ये बताओ, नहीं आप ये बता रहे हैं कि कई बार हमने देखा, तो क्या आप उसकी शिकायत की है पहली बार जब आपने देखा तो आपको जो बुरा लगा? तो अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। देखिए, आज से पहले या तो देखिए, हम 2008 से आसाराम बापू के खिलाफ लड़ रहे हैं। आसाराम बापू के खिलाफ आज से पहले जिन भी लोगों ने आवाज उठाई, मतलब 2008 से पहले या 2008 से पहले या तो जब भी आसाराम बापू का रुतबा, आसाराम बापू का जो रसूख है, वो पुलिस में, प्रशासन में और राजनेताओं पर आसाराम बापू का इतना दबाव रहा है कि जिन लोगों ने जहां भी आवाज उठाई उस आवाज को दबा दिया गया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आसाराम बापू के खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, हम आपको लोगों के घरों के एड्रेस देते हैं जिन जिन लोगों ने आसाराम के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी आवाज को दबा दिया गया। आप ये नहीं कह सकते कि आसाराम बापू के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। जांच का विषय है, अगर जांच का विषय है, इसकी शिकायत करें, ये गलत बात है। जांच का विषय है तो जांच का विषय है तो हम जांच के लिए यही कहते हैं कि आप आसाराम बापू का नार्को टेस्ट कराओ या हमारा कराओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं, तो भारत में कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ, और इवन मैं स्वामी चक्रपाणी जी को भी कहता हूं, आपकी हिंदू महासभा को भी अगर संशय है तो आप आगे आए, संत महासभा को अगर संशय है तो आप लोग सामने आए, आप हमारा नार्को कराएं या तो आसाराम बापू का नार्को कराएं। सत्य के लिए अखिलेश जी, मैं आप ही को जवाब देने का मौका, बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ। मैं रविंदर जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। कुछ समय पहले रविंदर जी इस तरह की बातें, बल्कि ये कहें कि पिछली बार जब हाईकोर्ट में आसाराम साहब की बेल की एप्लीकेशन पर हियरिंग हो रही थी, उस दौरान उनके वकील, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा पीड़िता को क्रॉनिक सेक्सुअल डिजीज है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, कानूनी दृष्टि से अब ये जो चीजें, तथ्य सामने आ रहे हैं कि लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके रसोइये ने भी ये कबूला है और भी जो गवाह हैं वो ये कबूल रहे हैं कि आसाराम ने एक लड़की नहीं, बहुत सारी महिलाओं, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं को किया है, उनको छुआ है, मोलेस्टेशन की तरफ इशारा है। तो अगर आरोप पीड़िता पर लगाए जा रहे थे इनकी तरफ से, कानूनी दृष्टि से देखा जाए, जो ये हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ये आसाराम के लिए आने वाले वक्त में अदालत में बहुत बड़ी दिक्कतें कर सकता है। यस, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम कानून की बात करें तो हर बात को, जैसे अभी यहाँ कहा जा रहा है कि उन पर आरोप लगाया गया है, प्राइमा फेसाई ये देखा जाता है अदालत में कि प्रथम दृष्टि में जो व्यक्ति पर आरोप लगाए वो सही है या गलत है। आसाराम के बारे में जितनी भी बातें आ रही हैं, जितनी नई खबरें आ रही हैं, जितनी नई खोज हो रही है और जितनी नई जानकारी मिल रही है, उससे साफ पता चलता है कि आसाराम जो है प्रथम दृष्टया उस लड़की के साथ बलात्कार के दोषी हैं। अब जब नए तथ्य आएंगे, गवाही होगी, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब अदालत अपना आखिरी फैसला देगी। लेकिन अगर अदालत प्रथम दृष्टया मानती है कि आरोप सही है तो मुकदमा चलने का कारण तभी बनता है, अन्यथा आसाराम का मुकदमा पहली दृष्टि में ही खत्म हो जाता है। अब आसाराम पे मुकदमा चल रहा है और जैसा कि अभी नारायण साईं के जो भूतपूर्व सचिव हैं उन्होंने कहा कि आसाराम लोगों को डराते थे, धमकाते थे, तो आसाराम की स्थिति यह है कि वो साम, दाम, दंड, भेद चारों चीजों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करते थे। और जहां तक आपका ये कहना है कि क्या आसाराम जो है क्रॉनिकल या सेक्स मैनिक है, तो अगर आसाराम का पूरा जीवन देखें, हमारा ये कहना नहीं है, दरअसल ये तथ्य बाहर आ रहे हैं, ये सामने जो हमारी बहस है और जो पुलिस और जो जांच के तथ्य हैं वो ये कहते हैं कि आसाराम पर जो है इस तरह की और उनके बेटे की जो हरकतें हैं, और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, जो मेरी पूर्व जानकारी है कि आसाराम को महिलाओं के साथ रास रचाने का शौक था और यही कारण है कि वो महिलाओं को कहते थे। और मैंने एक इन्विटेशन देखा था, हमारे एक वकील साहब थे हाई कोर्ट में, वो लेके आया, उसमें लिखा था मेन्स आर नॉट अलाउड, यानी उस रास में आदमी अलाउड नहीं थे। तो मेरा उन वकील साहब से झगड़ा भी हुआ। मैंने कहा कि आसाराम तो आदमी है, तो आप ये क्यों करें मेन्स आर नॉट अलाउड, यहाँ लिखो कि आसाराम के अलावा बाकी आदमी अलाउड नहीं है। बिल्कुल, तो बातें खुल रही हैं, बातें अखिलेश जी बातें खुल रही है, पर्सनल जानकारी यहाँ पर रविंदर जी ने बोली है। हम इस चर्चा पर आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, बड़ा सवाल बाकी है, तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।
रिएक्शन सबके लेना चाहूंगी। स्वामी अग्निवेश जी, आपको लगता है कि अब कम से कम इस घटना के बाद जब अब खुलासे होना शुरू हुए हैं और ये साफ बात हो रहा है, साफ निकल के आ रहा है सामने कि सिर्फ एक नहीं बहुत सारे केसेस हुए, आपको लगता है कि और लोगों को आगे आना चाहिए और जो ध्यान की कुटिया में जिस तरह से ध्यान लगाया जा रहा था, समर्पण कराया जा रहा था, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए? बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं समझता हूं कि सारे जितने लोगों के पास भी जो भी जानकारी हो, आज वक्त आया है उस 16 साल की बेटी की हिम्मत को दाद देते हुए, जिसने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई, सब लोगों को सामने आना चाहिए, सारे सबूत, सारे प्रमाण, सारी बातों को लेकर के। और मैं कोर्ट को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने एक एक बात को खारिज किया सिरे से। वो जमानत चाहते थे, नहीं दिया हाई कोर्ट ने। बेशक वो राम जेठमलानी उनके लिए खड़े हुए। हाईकोर्ट में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा मीडिया को कवरेज से रोका जाए। मैडम यहाँ भी आप लोग। अच्छा अखिलेश जी, अखिलेश जी आपकी, अभी भी आपकी, अखिलेश जी आपकी कमेंट। मैं कह रहा हूँ आप पहले मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देने दिए। लोअर कोर्ट में मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अभी मीडिया को कवरेज से रोकने के लिए इन्होंने अर्जी दी, वो भी खारिज कर दिया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोर्ट भी पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है जी। और एक एक करके सारी सच का बाहर आना बहुत जरूरी है और यदि उनके अंदर कोई सच्चाई है, दूसरी अर्जी खारिज बहुत जरूरी है। और लोग यदि कोई उनके समर्थक हैं, उनको कहना चाहिए और सख्ती से जांच हो और सारा नार्को टेस्ट या जो टेस्ट होते हैं इस ताकि सच्चाई सामने। अखिलेश जी बोलेंगे तो कुछ विश्वास होगा। जी अखिलेश जी। स्वामी जी, आप ऐसे बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप फिर वो पर्सनल, आप अपनी बात रखिए अखिलेश जी। मैं चावला से पूछना चाहता हूं, आप निजी आरोप लगा देते हैं अखिलेश जी। वैसे चक्रपाणी जी ने बहुत देर तक प्रवक्ता की तरह आसाराम के बयान यहाँ पे दे दिए हैं, दलीलें दे दी हैं। आंचल जी, आंचल आप गलत बोल रही है। एक लाइन में कुल मिलाकर जिस तरह से रविंदर जी ने भी बताया, आसाराम की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक झटका लगा, आज मीडिया कवरेज पर बैन लगाना चाहते थे, आसाराम इस अर्जी को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि सच की परतें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है। मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है इस केस में, मीडिया सिर्फ फैक्ट दिखा रहा है, फैक्ट उजागर कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, आप भी अपना काम कर रहे हैं आसाराम को बचाने का, हमें उस बच्ची को बचाने का काम करने दीजिए। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।